Start the second chapter of history from trade and territory, from trade to territory. तो इस चैप्टर में है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपने पावर को स्टैब्लिश करता है इंडिया में, जो कि पहले ट्रेड करने आया था फिर अपना टेरिटरी बना लेता है। तो औरंगजेब मुगल एम्परर्स का लास्ट पावरफुल एक तरह से रूलर था। उसके बाद मुगल रूलर्स डिक्लाइन होने शुरू हो गए, मतलब वो कमज़ोर थे एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर, और वो अच्छे लीडर्स बने थे। तो जब औरंगज़ेब का डेथ हुआ उसके बाद 1707 में, तो उसके बाद जो मुग़ल के गवर्नर्स होते थे, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स को रन करते थे, वो अपना अथॉरिटी जमाने लगे और अपना रीजनल किंगडम बनाने लगे। और उसी समय ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आ चुका था, उससे पहले ही कुछ, मतलब 20-30 साल पहले शायद अप्रॉक्स। तो अब उसके बाद अब मतलब 1750 के बाद फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पॉलिटिकल होराइजन जो ब्रिटिश का था वो अपना पावर दिखाने लगा, और दे वर इमर्जिंग अ न्यू पावर इन द इंडियन टेरिटरी। तो पहले तो ओरिजिनली वो लोग एक छोटी कंपनी के रूप में आए थे कि जो जो ट्रेड करना चाहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरी एक्वायर कर लिया, और फिर वो ये काम करने में, मतलब जहाँ भी जाते थे पहले ट्रेड करने के नाम से, और वहाँ पे अपना टेरिटरी बना लेते थे। फिर धीरे धीरे उस काम में वो समझो तो महारथी हो गए, और फिर बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने कवर कर लिया। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यही हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि वो उन्होंने कैसे इंडिया पे रूल अपना शुरू किया। तो औरंगज़ेब के बाद भी मुग़ल एम्परर थे, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र वाज लास्ट, जो एक तरीके से सिंबल थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और 1857 में जो मास रिबेलियन हुआ था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसमें भी बहादुर शाह जफ़र वाज सीन एज एन एम्परर, लेकिन ही वाज नॉट गुड लीडर, और वो संभाल नहीं पाए, और ही वाज फोर्स्ड टू गेट आउट ऑफ हिज किंगडम, एंड उसके दोनों बेटों को मार दिया गया। तो इस तरीके से मुग़ल एम्परर के लास्ट जो रूलर थे उसको भी ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से कैसे आई थी। तो 1600 के आसपास इंग्लैंड में एक चार्टर पास हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली कंपनी विच कैन ट्रेड इन द ईस्ट। मतलब जो ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटेन है उससे ईस्ट में, मतलब इस साइड जो भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड था, अफ्रीका, साउथ एशिया और रशिया वगैरह जो भी है, वहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलाउड था ट्रेड करने के लिए। उन्होंने, उनके पास सोल राइट था। तो उनके लिए जो कंपटीशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं था ईस्ट में, और कंपनी इसीलिए सामान सस्ता खरीद के और यूरोप में हायर प्राइसेस पे बेचती थी। लेकिन रॉयल चार्टर तो सिर्फ इंग्लैंड के कंपनीज ही मानते थे, और उससे पहले ही केप ऑफ गुड होप जो कि आज साउथ अफ्रीका है, और इंडियन ओशन में पोर्तुगीज़ वगैरह आ चुके थे, जो वास्को ड गामा आए थे 1498 में। तो उन्होंने ट्रेड करना पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन उतने एक्सटेंट पे नहीं जितना ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो थोड़ा उनके
लिए ये प्रॉब्लम था कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की ट्रेडिंग कंपनी उनको एक कंपटीशन प्रोवाइड कर रही थी, और वो लोग सारे लोग एक ही चीज़ ले जाते थे वहाँ से, कॉटन, सिल्क, पेपर, पेपर मीन्स मिर्ची, क्लोव्स, सिनेमन, दालचीनी, कार्डमम, इलायची, ये सब वगैरह ज़्यादा डिमांड था, मतलब इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था इन सब चीज़ों का। तो प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके बीच कंपटीशन की वजह से सामान तो लिमिटेड ही था, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइसेस हाई हो गए, क्योंकि कोई बोलता था कि 10 का, तो कोई उसको 12 में ख़रीद लेता था, तो लोग तो 12 में ही बेचेंगे। तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा महंगा सामान मिलने लगा और उनको प्रॉफिट कम होने लगा। तो इससे वो लोग परेशान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो फिर वहाँ पे फाइट शुरू हो गई सबके बीच में, सब एक मतलब वॉर की तरह एक दूसरे के शिप को गिरा देते थे, फिर कंपनीज वाले को जो भी आता था उसको मार देते थे, और जो भी राइवल शिप हुआ उसमें जो गुड्स वगैरह है सारे के साथ ही उसको गाड़ दे, मतलब पानी में डुबो देते थे। तो इस तरीके से जो ट्रेड शुरू हुआ वो फिर एक तरीके से आर्म्स के साथ शुरू हो गया, मतलब लोग हथियार लेके घूमते थे, मतलब ट्रेड करने के लिए भी। तो बहुत चाहते हुए भी ये सब कन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा था, और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिक्स में घुसने लगी ऑफ इंडिया टू गेन द राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना ट्रेड में अपना वर्चस्व जमा रही थी। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड करना शुरू किया। तो वो कब कैसे हुआ कि 1651 में पहला फैक्ट्री बना था हुगली रिवर के पास, और वो इंग्लिश फैक्ट्री था। उससे पहले भी एक सूरत में 1608 में खुला था, लेकिन जो मेजर काम शुरू हुआ वो यहीं से हुआ 1651 में, हुगली रिवर पे जो फैक्ट्री बनाया गया, और फिर वहाँ से ट्रेड एक्सपांड करने लगा। कंपनी का जो मर्चेंट वगैरह, कंपनी से जो मर्चेंट और ट्रेडर थे आते थे, फैक्ट्री में सामान बेचते थे, और कंपनी उसको ले जाके यूरोप में बेचती थी। और फिर 1696 तक वो अपना वहाँ पे फोर्ट बना लिया, मतलब ज़मीन वगैरह खरीद के मुग़ल जो शासक थे, क्योंकि 1707 तक तो औरंगज़ेब था ही, तब तक तो मुग़ल का ज़्यादा चलता था वहाँ पे उसका ही किंगडम था। तो मुग़ल के उस एरिया के जो बंगाल प्रोविज़न के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मतलब घूस वगैरह दे के वहाँ पे ज़मीन खरीद के वहाँ पे फोर्ट बना लिया। फिर धीरे धीरे वो औरंगज़ेब को भी ऐसा मना लिया कि उसको फरमान पास करना पड़ा टू गिव द राइट टू ट्रेड विथ नो टैक्सेस, मतलब वहाँ पे टैक्स लगना बंद हो गया। तो मैनिपुलेट करके औरंगज़ेब के फरमान को वो फिर राइट टू ट्रेड पा लिया, वो भी ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री। लेकिन जो ऑफिशियल थे कंपनी के, वो जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो अपना ट्रेड कर रहा है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय ऑफिशियल्स होते थे वो भी साइड से अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, उस पर ड्यूटी लगता था, टैक्स लगता था, लेकिन जो कंपनी के तरफ से होता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो फिर वो लोग ऑफिशियल्स लोग कुछ मतलब रिफ्यूज़ करने लगे कि नहीं पे करेंगे, बहुत ये होता है। फिर बंगाल के जो नवाब थे वो भी देखने लगे कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो
ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, मतलब ज़्यादा ब्रिटिश को भी नहीं फ़ायदा हो पा रहा था और बंगाल के जो नवाब थे उनको भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। तो बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो अब हम लोग जानते हैं कि कैसे ट्रेड से बैटल शुरू हुआ, हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब जो थे वो पावर और ऑटोनॉमी को वहाँ पे छीन लिए थे, मतलब उस पर अपना हक जमाने लगे। और जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने कंपनी को परमिशन देने से परमिशन नहीं दिया, मतलब ग्रांट नहीं किया परमिशन, और उससे क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था उससे तो कोई भी प्रॉफिट बंगाल के लोगों को या वहाँ के नवाब को नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने जो भी छूट मिल रही थी, जो औरंगज़ेब का फरमान जारी हुआ था, उसको खारिज कर दिया और वहाँ पे फिर टैक्स लेने की बात करने लगे। तो ब्रिटिश चाहते थे कि टैक्स ना लगे ताकि ट्रेड फ्लरिश कर सके उस एरिया में और उनको भी फ़ायदा हो, लेकिन बंगाल के नवाब ने रिफ्यूज कर दिया। तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया उनके बीच में, और जो आखिरकार लेड किया बैटल ऑफ पलाशी को। तो जो वहाँ पे नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, वो सब थे जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे वहाँ के। तो अब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं तो ब्रिटिश कैसे जीतते। तो उन्होंने, जब अली वर्दी खान मर गया 1756 में, तो सिराजुद्दौला नवाब बन गया, और फिर कंपनी अब देख रहे थे कि अब बस दो ही बचा है, तो अब इन दोनों में फूट डाल दो और फिर किसी तरीके से हम लोग टैक्स, मतलब वो तो सिर्फ चाहते थे कि टैक्स ना लगे उस समय तक। तो फिर उन्होंने क्या किया कि नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान, नहीं सॉरी मीर जाफ़र, उनको एक पपेट के रूप में उन्होंने बना लिया। और फिर जब सिराजुद्दौला नवाब बने थे तो उन्होंने अटैक कर दिया ऑन द फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार, जो 30,000 सोल्जर्स के साथ गए और कंपनी के ऑफिशियल्स को पकड़ लिया, वेयर हाउसेस को लॉक कर दिया, सारे इंग्लिश मैन के जो गन्स वगैरह थे वो सब छीन लिए, और जो भी शिप्स थे उनको भी डुबा दिया। तो वहाँ पे, और फिर वहाँ से वो कैलकाटा गए टू विन द फोर्ट ऑफ द कंपनी ओवर देयर। वहाँ भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट था, तो वहाँ पे लड़ने गए। तो फिर वहाँ पे जब न्यूज़ पता चला कोलकाता में, तो कंपनी के ऑफिशियल्स मद्रास से फोर्सेस को भेजे, और जो वहाँ के लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको भी बताया कि कुछ कीजिए। तो 1757 में सिराजुद्दौला पलासी में फाइट हुआ, बैटल ऑफ पलासी, लेकिन वो हार गए क्योंकि उनके जो फोर्स में था मेन एक तरीके से पार्ट, मीर जाफ़र जो उसका कमांडर था, वो फाइट किया ही नहीं। और क्योंकि क्लाइव बीच में फूट डाल दिया था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे और तुम हम लोगों को टैक्स फ्री ट्रेड करने का मौका देना। तो इस तरीके से बैटल ऑफ पलासी पहला फेमस विक्ट्री बना फॉर द कंपनी इन इंडिया। और ये है जो रॉबर्ट क्लाइव विलियम पिट जो था स्टेट ऑफ इंग्लिश का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसको लिखे थे एक
लेटर उसके छोटा सा पार्ट है। फिर जब पलासी हार गया तो सरीजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना दिया गया। लेकिन कंपनी जो था अभी भी पावर नहीं लेना चाहता था, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि बस उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेड का एक्सपेंशन हो, इसीलिए लोकल रूलर के थ्रू वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रन करवाता था और बस वो चाहता था कि उनको टैक्स फ्री ट्रेड करने दिया जाए। लेकिन फिर वो नवाब्स भी, जो पपेट नवाब्स थे, वो भी मांग करने लगे, उतने हेल्पफुल नहीं थे, मतलब हर बात नहीं मानते थे उनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो क्योंकि उनके लिए भी भाई डिग्निटी का बात था कि हर बात थोड़े ही ना मान लेंगे, वो भी सोचते थे कि हम भी नवाब है वगैरह वगैरह। तो फिर मीर जाफ़र कासिम को वहाँ से हटवा दिया गया और मीर जाफ़र को हटवा के मीर कासिम को वहाँ पे बिठवा दिया गया। तो मीर कासिम भी फिर कुछ दिन बाद कंप्लेन करने लगा और 1764 में बक्सर में भी फाइट किया, मतलब बैटल हुआ बक्सर में। तो वहाँ पे फिर उसको हटा के फिर मीर जाफ़र को बिठा दिया गया। लेकिन फिर नवाब को 5 लाख पर महीने पे करना पड़ता था कंपनी को, ताकि वो अपना वॉर और वगैरह कर सके, क्योंकि उसी ने उसका, वो तो पपेट नवाब था, मतलब पपेट रूलर था। फिर जब मीर जाफ़र मर गया 1765 में, तो तब जाके कंपनी का मूड चेंज हुआ कि अब हम लोग पपेट नवाब नहीं रखेंगे, हम लोग ही खुद नवाब बनेंगे और हम लोग ही यहाँ पे रूल करेंगे। तो 1765 में जब जाके मुगल एम्परर appointed the company of company as the दीवान of the provinces of Bengal। तो 1765 में मुगल एम्परर ने, मतलब उससे बात करके, दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल बना दिया कंपनी को। तो द दीवान अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ बंगाल, जो कि वो चाहते थे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बना सके। और फिर इस तरीके से वो वहाँ पे अपना रूल करने लगे। फिर जब ये बैटल ऑफ पलासी और बक्सर में जो बैटल्स हुए, उसके वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू में कमी आने लगा। तो क्योंकि सिर्फ वहाँ से वो ले जाते थे, वहाँ पे कुछ बेच नहीं पाते थे, और इसलिए उनको गोल्ड में ही उनको ये क्या बोलते हैं, मतलब लेन देन गोल्ड में ही करना पड़ता था, पैसा देना गोल्ड में ही पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम था। फिर कंपनी के ऑफिशियल, अगला टॉपिक है कि कंपनी के ऑफिशियल नबूब कैसे बने, नबूब्स। तो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो वो इसलिए बना दिया गया था कि वो करप्शन ख़त्म कर सके। लेकिन वो तो और ज़्यादा ही, मतलब 1767 में उनके पास 4 लाख यूरोज़ उनकी वर्थ थी, और फिर 1772 में फिर उनको क्रॉस एग्ज़ामिन किया गया कि इतना पैसा वो उनके पास कैसे आ गया, क्योंकि वो करप्ट थे बेसिकली, और वो सारा पैसा घर ले जाते थे, मतलब अपने पास रखते थे। फिर 1774 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये किया गया, मतलब उन पे आरोप लगाया गया। सही था, लेकिन फिर भी उनको बुरा लगा, इसीलिए। फिर कंपनी के सारे ऑफिशियल्स ऐसे नहीं थे कि खुद पैसा बनाते थे क्लाइव की तरह। बहुत सारे तो पहले तो इंडिया में सूट नहीं कर पाए और डिजीज़ वगैरह से मर गए, वॉर में भी बहुत सारे मरे। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे उनके लिए, मतलब जो इंग्लैंड के
के लिए, क्योंकि वो आते थे यहाँ से सारा पैसा वहाँ ले जाके मतलब इंग्लैंड को सर्व करते थे, तो उनके लिए अच्छा था ये। तो अब है कि कंपनी रूल को कैसे एक्सपांड करती है। तो अब हम लोग अगर देखें कि कैसा प्रोसेस था कि इंडियन स्टेट पे रूल को एक्सपैंड किया गया, तो 1757 से 1857 में कुछ पर्टिकुलर एक तरीके इमर्ज हो गए उनके लिए। वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किसी पे नहीं करते थे, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक तरीके से इन्फ्लुएंस करके किसी इंडियन किंगडम में, और फिर वहाँ पे जाके अपना धाक जमा लेते थे। मतलब लड़ाई की वजह तरीके से नहीं, किसी और तरीके से फूट डाल दिए, किसी मतलब उस राज्य में किसी को खरीद लिया, किसी को लालच देके कि हम तुमको ये यहाँ का रूलर बना देंगे, और ऐसे करके वो मतलब अपना टेरिटरी बढ़ाते गए। फिर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, इंडियन स्टेट के हर कंपनी ने इंडियन स्टेट में एक रेसिडेंट अपॉइंट किया, और कंपनी ने फोर्स किया कि किंग्स लोग को कि वो हम लोगों को अलायंस दें, मतलब पैसा दें, और उसके बदले में हम ब्रिटिश आर्मी उनकी रक्षा करेगी, और अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो नवाब हो या किंग हो, उनकी टेरिटरी के कुछ पार्ट को ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद के नवाब को फोर्स किया गया, क्योंकि वो पे नहीं कर पाए तो उनकी आधी टेरिटरी ले ली जाती थी। इस तरीके से भी कंपनी ने अपना रूल एक्सपैंड किया, मतलब नए नए तरीके वो आजमाते थे। अब पढ़ना है कि टिप्पू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में। तो टिप्पू सुल्तान थे सन ऑफ हैदर अली, रूलर ऑफ मैसूर। टिप्पू सुल्तान 1782 से 1799 तक रूल किए थे मैसूर में। उन्होंने फ्रेंच लोगों की मदद ली थी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, फॉरेन जो हथियार होते थे और तरीके होते थे उसको सीखने में। और वो एक ऐसे थे कि वो अलाउ नहीं करते थे, मतलब वहाँ पे मैसूर में जो हैदर अली थे, टिप्पू अली थे, टिप्पू सुल्तान थे, कोई भी अलाउ नहीं करते थे वहाँ के फ्री में, मतलब ऐसे ही टैक्स ना दो, और प्रॉफिटेबल ट्रेड को वही लोग कंट्रोल करते थे, मतलब कंपनी वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो फिर वहाँ पे फाइट हुआ, मतलब वॉर हुआ, चार वॉर हुए, 67 to 69 में, 80 to 84 में, 90 to 92 में, और 99 में, मतलब 1799 में। और फिर 1799 में जाके टिप्पू सुल्तान हार गए। जो सेरिंगापतम उनका कैपिटल था, उसको डिफेंड करने में, और वहीं पे उनको मार दिया गया। और एक आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे, ये है जो फिगर में 1792 में भी वो अटैक कर दिए थे मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिल के, तो उसमें भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर जाके टिप्पू सुल्तान ने उसे जीत लिया, लेकिन फिर 99 में वो हार गए थे। तो वो बहुत, इसीलिए उनका नाम अभी भी याद रखा जाता है, ही वॉज अ लेजेंड, मतलब लेजेंड की तरह टिप्पू सुल्तान को। अब मराठास के साथ जो वॉर हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं कि जब पानीपत में 1761 में मराठास हार गए थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो उनका सपना टूट गया कि वो दिल्ली पे राज करेंगे वगैरह वगैरह, और फिर वो टूट गए थे, मतलब डायनेस्टी वाइज भाई में जो भी हो किसी बेसिस पे वो लोग डिवाइड हो गए, जैसे कि सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़, भोसले वगैरह वगैरह। तो इन सब तरीक़ों से मराठा एक तरह से टूट गया,
एक एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था जो कि ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा फाइट दिया था वो। और फिर मराठास और ब्रिटिश के बीच में 4 फाइट किए गए थे, 4 फाइट हुए थे, वॉर हुए थे। और जो थर्ड वार था उसमें पेशवा जो था वो मराठास का छिन गया और वो उनसे एक तरीके से हार ही गए थे करीब करीब। और फिर साउथ ऑफ विंध्यास पे पूरा ब्रिटिशर्स का ये आ गया, रूल हो गया। मतलब उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया बंगाल से लेके इधर वाला एरिया तक। तो अब फिर कि और कैसे कैसे उन्होंने पावर अपना फैलाया, अपनी टेरिटरी को फैलाया अक्रॉस इंडिया। तो क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक तरीके से टेरिटरी मतलब टेरिटरी पे हक जमा लिया था, तो उनका अब डिज़ायर था कि पूरी टेरिटरी को रूल किया जाए। तो फिर अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल इन 1813 टू 1823 उनके पास बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी होती थी कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया जाए। और उस पॉलिसी का नाम पड़ा प्रो माउंटेंसी, मतलब राजहरण कह सकते हो। अब नाउ कंपनी ने अथॉरिटी क्लेम कर दिया था सुप्रीम, जो दिल्ली साइड में और इंडियन स्टेट्स में, हर इंडियन स्टेट्स में धीरे धीरे करके। और फिर छोटे छोटे रूलर्स को भी वो हराने लगे। कितूर में जो कर्नाटक है, रानी चन्नम्मा रेजिस्टेंस किया वो, लेकिन वो भी हार गई। फिर रयाना, ये पुअर चौकीदार ऑफ संगोली, वो भी रेजिस्टेंस किए, लेकिन धीरे धीरे हो रहा था मतलब उनके खिलाफ पे रेजिस्टेंस। तो क्योंकि ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट को पूरा फ्रंट को अपना एम्पायर ऑफ इंडिया बना चुके थे, तो उन्होंने बनाना चाहते थे, तो उन्होंने वॉर लड़ा पंजाब अफ़गानिस्तान की तरफ। वहाँ भी एक तरीके से पपेट ही रख के, मतलब खुद मदद करते थे किसी रूलर को, और वहाँ पे वो रूल करता था। एक तरीके से उनका उनका ही एरिया था लेकिन किसी और के अंडर में। तो अफ़गानिस्तान और पंजाब वगैरह में फाइट हुआ। पंजाब में रंजीत सिंह थे, महाराज रंजीत सिंह, उन्होंने कंपनी के साथ लड़ाई की। फिर उनकी मौत हो गई 1839 में। और फिर 1849 में पंजाब को अपने अंदर कर लिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। तो लॉर्ड डलहौज़ जो कि गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इस पॉलिसी ऑफ लैप्स को अडॉप्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द रूलर हु डज नॉट हैव एनी लीगल हायर, मतलब किसी का एक आगे का वंश नहीं है, उसका अपना बेटा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगी। और वो किसी अडॉप्टेड सन को, अगर कोई अडॉप्ट करता है सन को, तो उसको पास ऑन नहीं होगी, वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे। तो इस बेसिस पे सतारा, संबलपुर, झांसी, ये सब इसी पॉलिसी पे छीन लिए गए थे। और झांसी में इसीलिए 1854 के बाद 1857 के आसपास रिवॉल्ट पहला शुरू हुआ था। तो 1856 में जब कंपनी ने अवध पे भी अपना कब्जा कर लिया था, तो कि अवध को कहा कि अब नवाब से हम लोग, तो वो इस बात जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया अवध पे कब्जा करने के वक्त, कि हम लोगों का ये ड्यूटी है कि हम लोगों अवध के लोगों को फ्री करें फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। तो वो मतलब जनता में भी एक तरह से गलत फहमी फैला के भी एक तरीके से वो
रूल अपना टेरिटरी अपना आगे बढ़ाते थे, लेकिन अवध के लोग इस बात को नहीं माने और उसके बाद वहाँ पे सबसे पहला रिवॉल्ट ब्रेकआउट हुआ 1857 में। तो ये था पहला, मतलब किस तरीके से उन्होंने मतलब आर्गुमेंट दिया कि अरे हम लोगों ने आपके लिए ही किया है, नवाबों को मारा है या कब्जा किया है, क्योंकि वो मिस गवर्नेंस कर रहे थे। तो लोग गुस्सा होके वहाँ पे रिवॉल्ट ब्रोकआउट हुआ था 1857 में। और ये है इस तरीके से ब्रिटिश राज्य बढ़ा था। जो रेड वाला है वो बाकी जो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं है वो है। शुरुआत हुआ 1797 के आसपास तक। ये छोटे छोटे पार्ट्स और बंगाल वाला पूरा एरिया, ये बिहार झारखंड आता होगा इसमें शायद, ये सब एरिया कवर किया हुआ था। फिर 1840 में बहुत बड़ा एरिया पीला पीला इधर मराठास को हरा के ये पूरा कवर कर लिया। फिर 1857 आते आते बहुत इधर भी जो अफगानिस्तान पंजाब से लड़ाई हुआ था उसमें जीता, और ये एरिया मराठास वाला एरिया सब एक्सपांड हो, मतलब अपना एक्सपांसन कर रहे थे टेरिटरी का। तो अब था कि नया टेरिटरी बना चुके थे, तो वहाँ पे अब नया एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो जो वार्नर हेस्टिंग्स थे वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए इन द एक्सपांसन ऑफ द कंपनी पावर थ्रू आउट द इंडिया। तो जब उनके ही समय बंगाल मतलब कंपनी ने बॉम्बे मद्रास और बंगाल जैसे बड़े बड़े प्रोविजंस पे पावर एक्वायर किया, और सब एक एक गवर्नर जनरल के द्वारा रूल किए जाते थे। फिर 1772 में एक न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया गया, जो कि था कि हर डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट होंगे, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी कोर्ट और सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। हिंदू और मुस्लिम जो पंडित थे वो इंडियन लॉ बनाते थे कि कैसा होगा, कैसे वहाँ पे सज़ा दी जाएगी, धर्म शास्त्र पढ़ के वगैरह वगैरह, ये सब हिंदू लॉ बनाते थे। फिर कोड ऑफ मुस्लिम लॉज बनता था, फिर उसी के ऊपर रूल किया जाता था। फिर 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, सदर निजामत अदालत, जो कि कैलकाटा में बना था। तो इस तरीके से ये शुरू हुआ, मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाना शुरू किए। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होते थे, तो नाम से पता चल रहा है उनका काम होता था रेवेन्यू और टैक्स लेना, लॉ मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जजेस, पुलिस ऑफिसर, दरोगास को देखना। कलेक्ट्राट जो था उनका ऑफिस वो नया सेंटर बन गया। तो इस तरीके से ब्रेक कर दिया हर छोटे छोटे पार्ट में, और वहाँ पे एक कलेक्टर बिठा दिया, उसके ऊपर एक गवर्नर जनरल, मतलब एक सिस्टम के तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। तो अब कंपनी की आर्मी के बात है तो सावर्स होते थे, पैदल होते थे, पैदल मतलब तरह तरह के आर्मी होते थे कि पैदल, जो पैदल सोल्जर्स होते थे, फिर तीरंदाजी करने वाले आर्चर्स होते थे, फिर मुगल्स प्रोवाइड करते थे उनको, तो लोकल ज़मींदार वगैरह भी उनको प्रोवाइड करते थे पैदल शोल्डर। तो इस तरीके से कंपनी की आर्मी भी बननी शुरू हो गई थी। जब 1820 में ब्रिटिश एम्पायर बर्मा, इजिप्ट और अफ़गानिस्तान के तरफ वॉर में था, तो उससे वो टेक्नोलॉजिकली एडवांटेज भी उसको मिला। वहाँ वहाँ नई नई टेक्नोलॉजीज होती थी तो उसको वो इंडिया में लाता था और उसको यूज करता था। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ने सोल्जर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया यूरोपियन स्टाइल में। फिर डिसिप्लिन सिखाने लगे कि कैसे रूल करना है। फिर मतलब इंडिया से ही बंदे अक्वायर करते थे, मतलब इंडिया से ही लोग उठाते थे और उनको सिखाते थे, और इस तरीके से मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा।
तो अब हम लोग चैप्टर 5 में 1857 का रिवॉल्ट भी पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कैसे इसके बारे में, मतलब मेनली आर्मी के बारे में, कि कैसे वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स होते थे वो जो अपने रिलीजन को त्याग के, मतलब किसी वजह से, पैसे की वजह से या किसी वजह से, ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उनके सैनिक बन के, और अपने ही कंट्री पे हमला करते थे एक तरीके से। लेकिन उस समय उतना उन लोगों के पास नॉलेज नहीं था, तो भी हो सकता है। तो अब कंक्लूज़न ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन चुकी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी इन अर्ली 19th सेंचुरी में जो आने लगा, जैसे जहाज वगैरह की, जो 3 हफ्ते में ही ब्रिटिश से इंडिया आ जाते थे, तो इस तरीके से थोड़ा और उनको एडवांटेज मिला, और फिर वो और अपने यहाँ से बंदे बुला के यहाँ पे कंट्री में अच्छे से गवर्नेंस करने लगे, और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया ले जाते थे, यहाँ पे सबको एक्सप्लॉइट करते थे। तो 1857 तक इंडिया के 60% 63% टेरिटरी को पे रूल करती थी कंपनी, और 78% पॉपुलेशन को सब कॉन्टिनेंट के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो एक तरीके से पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर रही थी टिल 1857, और फिर धीरे धीरे और करीब करीब 100%, ऑलमोस्ट, मतलब कुछ कुछ पार्ट थे कि जो प्रोविजनल अभी भी बचे हुए थे, लेकिन फिर भी इंडिया करीब करीब इंडिया, सारे इंडिया को उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो ये एक केस स्टडी है, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, वो भी 1834 में शुरू हुआ था, ख़त्म हुआ था। उसके पहले से जब डच वच वहाँ जाते थे ट्रेडिंग शिप से, तो वहाँ से स्लेवरी करने के लिए, स्लेव करने के लिए मजदूर उठाते थे, और ये भी है। और अब क्वेश्चन आंसर है, मैच द फॉलोइंग है, ये सब तो आसान है। फदौड़ी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट, फिर सिपाही सिपोए बोला जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, दीवानी, ये रामाचन्ना लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर, और दीवानी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ये सब दीवानी मतलब लैंड से, लैंड के लिए पैसा लेना, मतलब टैक्स लेना, वो होता था। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, और फिर क्वेश्चन आंसर है। तो जितना बन सके सबको बनाना है। अगर ना बने या पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सब पूछे, जो भी डाउट होगा वो बता दिया जाएगा। और तब तक के लिए 3-4 बार रीडिंग डालो, और जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं याद करने वाला, बस बेसिक एक फ्रेम याद रखना है कि हाँ इस समय ये हुआ था, फिर ये हुआ था। और फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब गांव वगैरह पे कैसे फिर धीरे धीरे उन्होंने राज्य करना शुरू किया। तब तक के लिए सब लोग वीडियो देखें, और पुराना वीडियो भी कोई पूरा नहीं देख रहा है तो वो भी पूरा जाके सब देखना।